मज़हर भाई, शहजान भाई, वेलकम टू द टेबल ऑफ विजडम। उनके तो बहुत शुक्रिया। मज़हर भाई, आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट यू डू अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो? मैं यही कहूँगा कि बंजारा हूँ, घूमना काम है और इत्तेफाकन से उस काम के पैसे मिलते हैं। बाकी तालिब इल्म हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ हर जगह से जहाँ भी हो सके। क्या बात है। बाकी नाम मज़हर है और रहने वाला गुलबर्गा का हूँ और अभी मसरूफियात यहीं हैदराबाद में चल रही हैं। बहुत खूब। आप? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस अपना तारुफ़ ही पेश करूँगा। नाम शहज़ान खान शहज़ान है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बदायूं से के कस्बा कला से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो शुरुआत करेंगे अभी। वो ये है कि मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, वो ये कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। सुने आप, वाकिफ़ है इससे? कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ। क्या है इसके आगे? दुकानों में। बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। मैं असली घी हूँ बनियों की दुकानों पे। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, वाह साहब, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबान में नहीं मिलता। वाह वाह। वाह। फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, जमीन पर जो सुकून है वो आसमानों में नहीं मिलता। आपका नरेशन बड़ा खूबसूरत है वैसे। आपसे सीख रहे साहब। नहीं, नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं, सही में अंदाज़ बहुत अच्छा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या ख्याल है? ख़याल तो यही है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इंसान का ज़ाती तजुर्बा है। असल में हम लोग कुछ दिनों पहले ये बात भी निकली, हमारे एक बड़े अजीज़ उस्ताद हैं यूनिवर्सिटी में, हुसैन सर, उनके भांजे हैं अमीर इमाम। तो बैठे बैठे से गुफ्तगू हो रही थी, अदबी गुफ्तगू, तो उन्होंने कहा कि अरे यार ये शेर सुनो तुम, ये अ, उस शब राह इश्क कुछ इतनी तवील थी, उसके बदन से हो के गुजरना हाँ, पड़ा मुझे। अब आप देखिए कि हम लोग एक तो उनके स्टूडेंट हैं और ऊपर से ये जो शेर है इसका माना अगर कोई आम आदमी अक्स करने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ा इधर उधर निकल जाएगा ज़हनी तौर पे। तो हम भी उसी तसलसल में थे। हमने पूछा कि पहले तो हमने आंखें इधर उधर की जैसे हमने कुछ सुना नहीं है, फिर उन्होंने हम ही से दरियाफ्त करना चाहा कि बताओ इसका मतलब क्या हुआ। तो हमने कहा नहीं, कि बच्चे हैं हम अभी भी। आप वही हम लोग की ज़ुबान काफ़ी ना उन्होंने कहा कि अरे यार तुम देखो इसमें प्लेटोनिक लव की बात हो रही है। प्लेटोनिक लव जो चेहरे के नीचे से शुरू होता है, जिसमें खूबसूरती का अमल दखल नहीं होता, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, रूफ़ी को फ़ोन करते हैं। वो अमीर इमाम को रूफ़ी बुलाते हैं वो। तो उन्होंने फ़ोन किया अमीर इमाम साहब को, बात करवाई और बोला कि मैं भी जो तुमने शेर मैंने तुमको सुनाया ना, तुम पूछना कि उसकी तशरीह क्या है। तो मैंने पूछा उनसे कि सर आप बताइए कि ये शेर आपने कहा था इसकी क्या तशरीह। तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए तशरीह या मेरा नज़रिया अगर आप जानना चाह रहे हो, मैंने वो शेर कह दिया, वो आपका है, आपका है, आपको जो मतलब निकालना है आप निकाले। आप निकालिए। तो उर्दू अदब में जितनी भी, या फिर पोएट्री की दुनिया आप पूरी की पूरी देख लीजिए, जो भी कहा गया, कहने वाले का जो जाविया था वो उसी के साथ ज़ेरे ज़मीन दफन हो गया, मगर उसके अनेक जाविये आज भी आपको ऐसी ही कई टेबलों में, कई नशिस्तों में घूमते मिल जाएंगे। ये खूबसूरती है 100%। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ना ये बात कही भी जाती है कि यार आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करेंगे कि एक तो ह्यूमन इमोशंस हैं, एहसासात हैं, उनकी तामीर अल्फाज करते हैं, और उन अल्फाज की जो तकरार है उसकी साइंस यही है कि जो सौती हम-आहंगी पैदा होती है, यानी कि जो लफ्ज़ों की तकरार से जो एक तरन्नुम पैदा होती है दिमाग में ना, वो कैद हो जाती है फिर। रिदम, एग्जैक्टली रिदम। इसीलिए जितने दुनिया की जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सबके सब पोएटिक फॉर्म में है, याद करने आसान, याद करने के लिए आसान आसानी होती है। तो जो जिसके एहसासात थे वो पूरे के पूरे, आप देखिए पहली चीज़ तो ये कि वो कैद हो गए। अब दूसरा उसका सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि साहब जो कैद करना चाह रहा था ना, वो कैद भी हुआ है मगर कई रंगों में। उसको जो रंग देना आप दीजिए, आपके सुपुर्द है वो। बिल्कुल। जैसे इसका शहजान का एक बड़ा खूबसूरत शेर था, क्या था वो, कैदी ने कैद खाने के आदाब रट लिए ना, तब जाके उसके हक में कोई फैसला हुआ। अब आप सोचिए, मैंने शुरुआत में जब ये शेर सुना तो इंतहाई मुतासिर कुन शेर है ना। अब आप ये किस समय लिखा गया था वैसे? ये CA-NRC के प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय ना आसपास। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अरे कॉन्टेक्स्ट क्या है ना।
अब आपका जहन क्या काम करेगा ये शेर सुन के? ये कानून किस तरह काम करता है क्या है। थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो जेल की लाइब्रेरी में पढ़ के पुलिस वाले बन जाते हैं, तो मेरा जहन उस तरफ जा रहा था कुछ, है ना, ये कई सारी चीज़ें। अब मैंने पूछा कि यार बड़ा अच्छा शेर लिखा है यार, मुझे तो सुनते ही शर्जील इमाम और उमर खालिद की याद आई। तो बोलता है नहीं मैंने तो उस पर लिखा ही नहीं। अब आप देखिए कि मेरा नज़रिया जिस तरफ जा रहा है उसका उलट जाविया है शायर का, शेर कहने वाले का। और ये जो मुनव्वर राना साहब का भी आपने शेर सुना है ना, इसकी एक तो मुनव्वर राना साहब की उनकी हौसला अफजाई हर नशिस्त में बनती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो बुज़ुर्गों की तालीमात थी पूरों की पूरी, वो रुबाब था और वो अंदाज था, और वो आप जो कहते हैं ना कि घमंड है अपनी बुजुर्गियत पे, उस घमंड के साथ उन्होंने खुशअस्लूबी से और एकदम आसान फहम ज़बान में सारी चीज़ें पहुंचाई है। वो क्या मिलते नहीं बनिए की दुकान में, वापस मैं वापस असली करें। घी हूँ, बनियों की दुकान में नहीं मिलता। आप देखिए अब आप ये असली घी और बनिए की दुकान, आप तसव्वुर कीजिए कि ये पूरा का पूरा समाजी खाका है एक बनिए की दुकान। अब आप इससे आदमी ये भी तो नतीजा अक्स कर सकता है कि यार बनिए की दुकान पे असली घी नहीं मिलता क्या? अब ये कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाए गुफ्तगू, नो ऑफेंस किसी पे, मगर मेरा तजुर्बा तो यही रहा है कि वो रूफी साहब का वो जुमला कि वो शेर बस मैंने कह दिया वो आपका है। बहुत खूबसूरत। इनका मुनव्वर राना साहब का एक शेर था जो मतलब उन्होंने किस तरीके से उन्होंने अपनी और बुजुर्गों की बातों को किस तरीके से बयान किया है कि दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, हाँ, दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, जिद ऐसी कि कभी ताज उठाकर नहीं पहना, जिद ऐसी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। रुआब देख रहे हैं। दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, जिद इतनी कि कभी ताज उठाकर नहीं पहना। जितना हो सके हमने तुम्हें पर्दा कराया है, ऐ आंसुओं तुमने बहुत रुस्वा कराया है। जितना हो सके हमने तुमको पर्दा कराया है, आंसुओं तुमने बहुत रुस्वा कराया है। चमक ऐसे नहीं आती है खुददार के चेहरे पर, ये शेर है। चमक ऐसे नहीं आती है खुददार के चेहरे पर, अना को हमने दो वक्त का फाका कराया। वाह भाई वाह, वाह साहब। सैक्रिफाइस के ऊपर बहुत बोलता है शेर, क्योंकि आप जो कुर्बानियाँ देते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, आपके हम उम्र दोस्त घूमने फिरने जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, कहीं दूर दूसरे कंट्रीज़ को जा रहे हैं, और आप यहाँ पे है कि कुछ किसी के पीछे लगे हुए हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चमक ऐसे नहीं आती है खुददार के चेहरे पर, ईगो को मारना पड़ा, अना को हमने दो वक्त का फाका कराया है। वो भी है ना कि मेल ईगो जो होता है कि आदमी अपनी बेइज्जती कभी भूलता नहीं है, और कई बार ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। जब मेरी भी मुलाजिमत के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि माइक लेके कहीं पे पहुँचे हैं और अंदर नेताजी बैठे हुए हैं, और महज ये है कि भाई अंदर कर कुछ नहीं रहे हैं, आप सुट्टा फूक रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, और मुझे अगर 10 मिनट का वक्त दे दो तो मैं अपना काम करके निकल लूँगा, मगर 3-3 घंटे बाहर इंतज़ार करवाया है। अब वैसे में अना की तो यही ख्वाहिश होती है कि वहीं खड़े हो जाओ, कैमरा ओपन करो और बोलो कि जलील आदमी है जो अंदर बैठा है, अगर नहीं कंट्रोल करनी पड़ती है सारी चीज़ें। तो अना का फाका आप देखिए भाई, क्या जरूरी है। अना पे एक शेर है, हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सरमद खान सरमद, उनका एक शेर है कि अना की बात थी सारी, अना की बात थी सारी, इसे कैसे गवा देता, अना की बात थी सारी, इसे कैसे गवा देता, ताल्लुक बच भी सकता था अगर मैं सर झुका देता। बहुत खूब। अना की बात थी सारी, इसे कैसे गवा देता, ताल्लुक बच भी सकता था अगर मैं सर झुका देता। मैं तो खैर एक तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि आपने इस नशिस्त का हिस्सा मुझे बनाया है। क्यों नहीं भाई, आप जैसे एक तो होता है प्रोफेशनल सिंगर और एक होता है बाथरूम सिंगर, आप मुझे बाथरूम शायर कह लीजिए। इतना है कि मैं सारे कवायद से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि उर्दू मीडियम में ही तालीम हासिल की है मैंने, तो बहर में पिरोना और वो वज़न के सारे कवायद ग्रामर पता है, तो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत। मगर प्रोफेशनल शायर ये साहब बैठे हैं, आप देखिए क्या ताकत है ये कि सामने वाले के दिमाग में कोई फिल्म चल रही है और आप डायरेक्टर हैं, और सारी हिदायतकार के जितने भी अल्फाज ज़बान से अदा हो रहे हैं वो पूरा का पूरा खाका तैयार कर रहे हैं दिमाग में। भाई साहब क्या सिनेमा है, क्या सिनेमा है। और सामने वाले के दिमाग में जो भी पिक्चराइजेशन हो रहा है उस पर आपका इख्तियार नहीं, मगर अल्टीमेटली आप ही फॉर्म कर रहे हैं उसको। ये खूबसूरती है उन चीज़ों में। आप ये वो वाली भी गज़ल सुना ना,
मुझे बड़ी पसंद है वो वाली। अरे कौन सी वाली गज़ल है, चौपाल अपने गाँव की। ये वाला शेर सुनना आप, बड़ा उम्दा शेर। एक मिनट निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा उससे एक तो पहले आप ये चीज़ तसव्वुर करते हैं फुरकान साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि मेयार क्या है शायरी का, या शेर कहने वाले का, शायरी का और शायर का, दोनों का मेयार, ये आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर आने वाली रीच तय करती है, या फिर कोई बहुत बड़ा स्टेज तय करता है कि ये तो कतर पढ़ के आए हैं? नहीं, मगर आजकल वही है, पैमाना वही है। नहीं, मैं तो इसी ताज्जुब में हूँ कि आप चाहे तो किसी भी बड़े शायर को बुला सकते थे, मगर आपने उन दो निठल्लों को बुलाया जो शाम की चाय पे बकैती के अलावा कुछ नहीं करते। अभी कहीं जाके बैठे हुए होते। नहीं हुनर, देखिए अब मैं आपको कैसा बताऊं, माज मोहम्मद साहब है, जो कि बिल्कुल भी कोई मशहूर नहीं, आप शायद मैं अगर नाम बोलूँ तो आप पहचाने भी नहीं होंगे। माज मोहम्मद साहब है, उनकी सोसाइटल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा नज़र रहती, बहुत ही गौर से उन्होंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते, फिर उसका सल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करते। आप उनकी चेहरा अगर आप देखेंगे तो पहचान लेंगे आप, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल गए थे उन्होंने हमारे, और जाते रहते हैं हमारे, उनके जितने भी रील्स हैं उनको कोई नहीं पहचानता, लेकिन उन्होंने जो एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं उसकी इतनी कदर है लोगों के पास, लोगों की दुनिया बदल दी उन्होंने। तो जी हाँ बिल्कुल, मैं तो दोनों चीज़ को अलग करके देखता हूँ, जो बोलने वाला है और जिसका जिस कलाम है, अलग करना ज़रूरी है मेरे ख्याल में तो। और मुझे तो अक्सर मेरे वो हज़रत का जुमला याद आता है, आप रूहानी उस्ताद कह लीजिए, खानक़ाह में बड़ा वक्त बिताया है मैंने, तो वहाँ पे अक्सर वो चीज़ कहते थे ना कि शोहरत के औकात क्या है। वो कहते थे कि उलझने और बढ़ेंगी शोहरत की चाह से, अच्छा है कि आदमी गुमनाम ही रहे। वही है ना कि जितना तन्हा रहोगे उतना अल्लाह की कुर्बत महसूस होती है आदमी को। और अपना मवाद, आप अगर मशहूर हैं तो माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो, अगर आप बहुत मशहूर हैं तो आपका मवाद बाजारू है। इसका क्या मतलब हुआ? बाजारू चीज़ क्या होती है? चीप। आपका मवाद अगर सबको पसंद आ रहा है, जैसे हम लोग इकबाल को पढ़ते हैं, इकबाल के बहुत सारे शेर हैं मगर समझते बहुत कम लोग हैं ना, तो आपके कदरदान जितने कम होंगे, आपके मवाद की अहमियत मेरे नज़र में तो वही पैमाना है। बहुत बड़ी बात करी आपने, है ना। एक तो आपने दो दोस्तों को बुलाया है, ये बड़ी उलझन की बात है। इसे देख के मेरी हंसी निकल रही, मुझे देख के इसकी। ज़्यादा है वो गज़ल सुनाओ यार, वो वाली गज़ल सुनाओ। कोई मसला नहीं। We will get back to this topic, dude. है ना, ज़रूरी है इस पे बात करना। मतलब है कि तन्हा रहे पर उम्र भर शिकवा नहीं किया, तन्हा रहे पर उम्र भर शिकवा नहीं किया, हमने वफा के नाम पे धोखा नहीं किया। बहुत खूब। तन्हा रहे पर उम्र भर शिकवा नहीं किया, हमने वफा के नाम पे धोखा नहीं किया। और शेर देखें कि चौपाल अपने गांव की वीरान हो गई, चौपाल अपने गांव की वीरान हो गई, तुमने दरख्त काट के अच्छा नहीं किया। ये शेर है साहब, ये शेर है। चौपाल अपने गांव की वीरान हो गई, तुमने दरख्त काट कर अच्छा नहीं किया। वाह साहब, तुमने दरख्त काट के अच्छा नहीं किया। और हम साथ में जिएंगे मरेंगे भी साथ साथ। वाह, हम साथ में जिएंगे मरेंगे भी साथ साथ, मैंने तो ऐसा कोई भी वादा नहीं किया। हम साथ में जिएंगे, यूटर्न मार दिया, मरेंगे भी साथ साथ। एग्जैक्टली, हम साथ में जिएंगे मरेंगे भी साथ साथ, मैंने तो ऐसा कोई भी वादा नहीं किया। और हालांकि आप जीत गए हो मेरे अजीज, हालांकि आप जीत गए हो मेरे अजीज, हालांकि आप जीत गए हो मेरे अजीज, पर दोस्तों से जीत के अच्छा नहीं किया, पर दोस्तों से जीत कर अच्छा नहीं किया। आपने कह दिया ये हमारा हो गया। मुझे वही बोल देना था, हमारा सोचा चलो छोड़ो, बता देना। जब आपने कहा कि आपने ये शजर काट कर अच्छा नहीं किया, वही था। तो मेरा जहन, आप जैसा आप शुरुआत में ही बताए थे कि शेर अपने अपने अंदाज में जैसा आपका दिमाग लेके जाना चाहता है उसको इजाज़त देता है, मेरा दिमाग कहाँ गया मालूम? पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बिल्कुल बराबर एक ही छत के नीचे पूरी फैमिली रहा करती थी। लेकिन वो क्या है कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो सबको बांध कर रखते थे। बिल्कुल, जब ये बड़े बुजुर्ग का शजर कटा, वो बैठक भी बंद हो गई।
मैं एग्जैक्टली इसी चीज की तो आप तो बस क्या फुरकान साहब बहुत खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है ये, बहुत 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 शुक्रिया। खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है 3 दिन आपने। तक नहीं सोता मैं अब। नहीं वो मतलब इंसान अपने तसव्वुर से सोचता है, अपने हिसाब से सोचता है। आपने ठीक वहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था है, आपको। वहीं पहुंचे हैं। इतना तो कह ही सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि मुहाजिरनामा, मुहाजिरनामा। मुहाजिरनामा ये वाह साहब। वो है हमारे कि पास जितना है हम उतना छोड़ आए रहे हैं। हाय हाय, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ा है। पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया के लोग जब वहाँ गए थे तो गिरा के देख रहे थे नजर, तो उनके ऊपर ये शेर है कि मुहाजिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ा है, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ा है। कहीं आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती है कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ा है। नहीं, ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए हैं, भतीजे छोड़ा है। वाह साहब। भतीजी अब सलीखे से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीखे से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको उमकता छोड़ा है। अरे वाह यार। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर, कि हम पीतल तो उठा लाए हैं, सोना छोड़ा है। वाह साहब वाह, उठा लाए मगर सोना छोड़ा। बहुत खूबसूरत साहब, बहुत खूबसूरत। पार्टीशन की तो रुदाद अलम। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, आय हाय हाय हाय, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हसरत के ख्वाबों को अधूरा भटकता छोड़ आए हैं, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। यकीन आता नहीं, लगता है कच्ची नींद में शायद, यकीन आता नहीं, लगता है कच्ची नींद में शायद, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं, हम अपना घर गली मोहल्ला। क्या गुजरी होंगी भाई साहब ये लोगों पे, हम लोग नहीं तस्वुर कर सकते ना। यही तो बात है कि वो बशीर बद्र साहब, उन्होंने तो जो झेला है, दंगों में घर जल गया था उनका। क्या हुआ था वो? 1987 में मेरठ में दंगे हुए थे, तो कम्युनिकल राइट्स, तो उसमें उनका घर उजड़ गया था पूरा, मतलब आग लगी तो एग्जनी पूरा। तो उन्होंने एक शेर कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। अरे साहब, और लोग तुम टूट तरस जाते नहीं हैं, खाते, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। जलाने। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क़यामत छुपी हुई है। क्या झेला होगा उन्होंने अभी उस हम वक्त? लोग हम लोग नहीं तस्वुर कर सकते, और यही अच्छी बात भी है कि ना ही किया जाए। एक घर, इंसान के लिए एक घर बनवाना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, सबसे बड़ा। जिंदगी कमाई लग जाती है, जिंदगी की कमाई लग जाती है, पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, तब एक घर बनाता है। अभी हाल ही में देख लो कितने लोगों के घर जुड़े होंगे अभी। अच्छा, बुलडोजर राइट, कीमत का तो सबसे कम अमल दखल है घर बनाने में ना। घर बनाने में उससे बड़ा अमल दखल ये है कि आपने अपनाइयत उसको दी। आपके माँ वहाँ पे थी, आपके बाप वहाँ पे थे, आपके बच्चे वहाँ पे थे, आप जहाँ रहते हैं तो उस मकान से मानूस हो ही जाते हैं ना। बिल्कुल। और जब वो टूटता है, या अभी हाल ही में देख लो बुलडोजर से कितने घर टूटे होंगे। हाँ, आप तो यूपी से हैं, आपका बनता भी है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अच्छा, इसी पे एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा मैं आपको सुनाऊँ। ये तो हम लोगों के साथ ही में रहते हैं ना, नजीब भाई हमारे बड़े अजीज़ भाई हैं, वो यूपी से हैं वो। तो हम लोग ऐसे चाय पीने जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि एक घर टूट रहा है बुलडोज़र से। यहीं हैदराबाद की बात है, पास ही में आसिफ नगर में टूट रहा था घर। तो हम लोग चाय पीने पहुँचे, तो एक अंकल बड़े जोशो खरोश के साथ जो बुलडोज़र चलाने वाला था उसको हिदायत दे रहे थे कि देखो साहब, वहाँ से सही से तोड़ना, उधर से कचरा उठाओ और उधर डालो, ये सारी चीज़ें चल रही। इनको बड़ी तजस्सुस हुई हर चीज़ में। एक तो ये पिन करने चले जाते हैं नजीब भाई, तो ये गए ना उनके पास, तो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका है, तोड़ रहे हैं? हाँ। पैसे दे के तोड़ रहे हैं? हाँ। नाम क्या हुआ? मूसा शेख। तब भी पैसे दे रहे हैं? अरे भाई ओपी क्या यार।
भाई गजब गजब। नजीब भाई इसमें एक चीज़ ये भूल गए कि हैदराबाद है। कुछ भी एक रील वील बना के डालो, बोलो खुद ही चाहते तोड़ने लोग, कहीं को पैसे दे रही। दक्कन वालों में और दिल्ली वालों में, या फिर आप कह लीजिए कि नॉर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे उर्दू ने जन्म लिया और परवान चढ़ी है यहाँ पे दक्कन में। और अभी एक बड़ा मसला भी चल रहा है कि जो दक्कनी ज़बान है वो अलग है और उर्दू ज़बान अलग है। दोनों को एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं, जबकि उर्दू वालों का अभी भी मानना है कि नहीं उर्दू ज़बान ही है, बस अलग एक स्लैंग है उसका। यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिक्कतें हुई इस चीज़ को लेकर। कई लोग जैसे ये नॉर्थ इंडिया से हैं तो, और मैं दक्कन से हूँ, और हम लोगों की गुफ्तगू अक्सर इस मौजू पे होती है कि साहब उर्दू कहाँ की अच्छी है या फिर उर्दू कहाँ पली बड़ी। तो जो इसमें जो तूतू मैमें होती है वो मेरी समझ के बाहर है बहुत ज़्यादा। मेरे सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये हुई ना कि हम लोग मास कॉम के स्टूडेंट हैं और हमारे यहाँ तो सिखाया ही यही जाता है कि जिसकी ज़बान भी नहीं, वो जिसकी जो बात भी नहीं कर सकता, जो गूंगा भी होता है, उसकी भी एक ज़बान है। बिल्कुल। और साहब आपके पास तो सबसे बड़ी खूबसूरत ज़बान का असासा है, आप उसमें भी सरहदों का जाल ला के एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो ये आप वैसे एक सेशन इस पे भी कीजिएगा जहाँ पे इसकी दक्कनी जो ज़बान है और जो उर्दू ज़बान है, इन दोनों में तकाबुल क्या है और इसकी तारीख़ी पस मंज़र में इन दोनों का जो परवान चढ़ने का पूरा मरहला था वो कैसे जुदा जुदा हुआ, ताकि लोग कम से कम ये चीज़ समझें कि भाई उर्दू एक तो पल्यूट इतना कर दे रहे हैं लोग, और दूसरा धीरे धीरे उर्दू मीडियम स्कूल्स में जो घटती हुई आबादी है वो इसका मुस्तकबिल क्या होगा इसकी तरफ इशारा कर रही है आपको। तो बेहतर है कि लड़ा ना जाए ना फुरकान साहब। ये वो क्या है मज़हर साहब कि जब तक आपका एक कॉमन एनिमी ना हो जो आप दोनों से बड़ा हो, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं लड़ने के लिए। एग्जैक्टली। सहरा नशीन जो थे अरब के लोग, जो जी जिसको हम सहाबा बोलते हैं, रसूल अल्लाह के दोस्त वगैरह, जी इनमें जो क्वालिटीज़ थे वो क्वालिटीज़ को नज़र में रखा गया है। और आज जो हमारा रवैया है, जो जिस सतह पे आज हम हैं, इन दोनों चीज़ों को एक ही फ्रेम में रख के ये लिखी गई है। इसका नाम है साखीनामा। वो ये कि एक दुआ है ये बेसिकली, वो ये कि शराब कोहन फिर पिला साखिया, वही जाम गर्दिश में ला साखिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खैरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हर शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक़ दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मेरी नाव गिरदाब से पार कर, ये साबित है तू इसको सैयार कर, उमंगे मेरी आरज़ुएं मेरी, उम्मीदें मेरी जुस्तजुएं मेरी, यही कुछ है साखी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। क्या ख्याल है? वो अल्लामा इकबाल का शेर था ना वो जी कि पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा उसका, मगर उसका मफहूम यही है कि अल्लाह ने जो आपके लिए दुनिया बनाई है, दुनिया से मुराद हम लोग क्या समझते हैं, आर्जी तौर पर मटेरियल्स, जो टेबल है, लकड़ी की चीज़ें हैं, दीगर अशियाँ हैं, वो चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, मगर असल एक दुनिया वो भी होती है जो आपकी समाजी नशोनुमा होती है, जो आपके आसपास दायरा खींचा जाता है, आपको बताया जाता है कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है, आप एक समाजी निज़ाम का तस्वुर आप उसे कह लीजिए। तो एक दुनिया वो भी है ना, कि आपको जो बताया गया है, क्या पता जो अच्छा बताया गया है वो बुरा हो, क्या पता जो बुरा बताया गया है वो अच्छा हो। तो इस दुनिया के बाहर आके एक नई दुनिया तामीर करने का फ़लसफ़ा है साहब ये, मुझे तो जहाँ तक समझ में आया, 100% बहुत बहुत खूबसूरत बात है ये। आप मौन व्रत रख लेते हैं बीच बीच में। वो इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। इंसान जब कुछ लिख रहा होता है तो उसके अंदर की जो हसासियत होती है ना,
वो मुश्किल से 10% ही बाहर आ पाती है जो वो लिखना चाह रहा होता है। एक्चुअल में जो वो लिखना चाह रहा होता है ना, तो वो लिख नहीं पाता, उसका 10 से 20% ही लिख पाता है। अगर समझ लो अपना 80% भी लिख गया ना, तो समझ लो क्या ही लिख जाएगा, अगर वो 20% में कितना कुछ लिख जा रहा है। ये एक्चुअली बड़ा दिलचस्प नुक्ता है ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। इल्हाम समझते हैं फुरकान साहब आप, इल्हाम नहीं, क्या इसका होता है? मतलब आप ऑडियंस के लिए एक बार समझाइए। हाँ, इल्हाम आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ कोई ख्याल जिस पे आपका कोई इख्तियार नहीं था। बैठे हुए हैं, कोई अचानक से ऐसा ख्याल आपको खुद उस पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये मैंने सोचा है। तो सबसे खूबसूरत शायरी वही है जो इल्हामी शायरी है। अल्लामा इकबाल के बारे में जो सबसे ज़्यादा बात मशहूर है ना कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, और जो उसका सोने के दरमियान का जो वक्फ़ा होता था उसके बाद वो जो लिखते थे, फजर पढ़ी, कुरान पढ़ा, बीच में दरमियान में सो गए, उसके बाद जागे और उसके बाद जो लिखा, उसके बाद उसमें कुरान भी है, उसके बाद उसमें तसव्वुफ़ भी है, उसमें फिर वजूद वहदानियत की भी बात है, फिर उसमें मोमिन को नई परवाज़ देने की भी बात है, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वही चीज़ है कि जो अल्लाह आपसे कहलवाना चाह रहा हो। अब ये मुबारक साथ है तो खैर बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं, उसके लिए फिर वही बात है कि आपका तवक्कुल, आप कितने परहेज़गार हैं, वो सारी चीज़ें, सारे सिगे भी आ जाते होंगे। आपको लगता है कि इल्हामी होता होगा कुछ? हुआ है कभी ऐसा कि बैठे बैठे कोई मिसरा आ गया दिमाग में? नहीं होता है, ऐसा नहीं है। को बताओ, कोई ऐसा मिसरा बताओ, इल्हामी मिसरा बताओ। चलो इल्हामी आज मतलब ऐसा नहीं है, बस ख्याल तो कभी भी आ सकता है ना। ख्याल कभी भी आ सकता है, मगर कोई ऐसा ख्याल जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, जो आपको ताज्जुब छोड़ जाए कि साहब ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। नहीं, ऐसा तो हुआ है कई बार, लेकिन अब लोग इसका इस्तेमाल भी ऐसा करते हैं कि अब जैसे कि वही आती थी रसूलुल्लाह को, ये वही तो नहीं है। नहीं। तो ये एक ख्याल मेरे ख्याल से ये आता है कि अब हम जो भी दुनिया में मरहलों से गुजरते हैं, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं और हम सुनते भी हैं दूसरों से कि ये हुआ, ये हुआ। तो मेरे ख्याल से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, ये सारे टुकड़ों को जोड़ लेता है और कुछ खूबसूरत चीज़ बनाता है। बिल्कुल। और आपने जैसी बात की थी साहब कि सिर्फ 10% ही लिख पाते हैं कागज़ पे, सिर्फ 10% ही आप नक्शा खींच सकते हैं, 80% तो एक आइसबर्ग है, समंदर के अंदर जो डूबा हुआ है वो बहुत बड़ा है, जो समंदर के ऊपर दिख रहा है उससे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर सारा का सारा नक्शा खींच दिया जाए तो किस किस्म की क़यामत बर्पा हो जाए। वो असल में ये भी है ना कि कई बार जिस मयार की चीज़ होती है उस मयार के अल्फाज ही नहीं मिलते। आपका बहुत बड़ी बात कह दी भाई साहब आपने। आपका दर्द ये है कि जैसे महमूद दरवेश साहब थे, उनका बड़ा वो मशहूर वाक़या है कि एक यहूदी खातून के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गए, बाद में पता चला कि वो इज़राइल के लिए जासूसी किया करती थी। अच्छा। और महमूद दरवेश साहब फ़लस्तीनी। तो मोहब्बत तो बेइंतहा थी ना, तो पता है उस दर्द को उन्होंने बयान कैसे किया? I felt like my motherland is occupied again. I felt like my motherland is occupied again. अब आप सोचिए कि हमारी कभी मादरी ज़मीन क़ैद में नहीं गई तो हम लोग उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर उनके लिए उनका घर का छिन जाने का दर्द दोबारा ताज़ा हुआ जब पता चला कि किसी लड़की ने बेवफाई की है। ये चीज़ें हैं कि नहीं पता लफ्ज़ क्या है फुरकान साहब, इंसान के बनाए हुए हैं लफ्ज़ सारे के सारे, और जो अंदर मच रहा है ना, कई चीज़ें हैं, एक इकबाल है, बयान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे उसको। यार दिमाग में खराश हो रही है। दिमाग में खराश हो रही है। हाँ, दिमाग में खराश हो, हाथ में मरोड़ उड़ा। अब मेरी आप ये क्या, मेरी लाचारी है, मैं खुजा नहीं सकता, क्या करूँ, खोपड़ी में हाथ नहीं जाते मेरे। ऐसी चीज़ें हैं वो। आपके साथ भी होता होगा? नहीं, बिल्कुल कई बार ऐसे बातें चीज़ें दिमाग में आती हैं जिसको अगर मैं कलम और कागज़ पे लिखने बैठूं तो लिख ही नहीं पाता हूँ। एग्जैक्टली। होता क्या है कि कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ दिमाग में ख़याल आता है, वो बहुत छोटा पैकेज बन के आता है। हाँ। लेकिन जब मैं उसका नक्शा खींचने बैठूं, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखता ही चला जाऊँ उस पर। ये एग्जैक्टली उसका जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने,
वन विद द होल कनेक्टेड विद ईच अदर, रिलेटिविटी, स्पीड, डिस्क्राइब स्पेस एंड टाइम। तो वो पूरा का पूरा जो जाल है जहाँ पे एक नुक्ता दूसरे नुक्ते से जा मिलता है अपने आप, और फिर वो जाल में आप लिपटे हुए मिलेंगे अपने आप को। इसके लिए मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कि आप अपने आप के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। तन्हाई आपकी कितनी पाक है, तन्हाई आपकी कितनी पाक है। ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है ना, इसने बेड़ा गर्क कर रखा है बहुत। अगर आपकी तन्हाई पाक है और आप अपने आप से गुफ्तगू करने का अंदाज जानते हैं, तो जो एक खला होती है ना, अपने आँख बंद करो तो एक लामहदूद खला है। वो क्या, मुझे अक्सर वो मेरे हज़रत ने वो शेर सुनाया था, वो मुझे याद नहीं रहता, मगर उसका अगला मिसरा बड़ा अच्छे से याद है कि वजूद कायनात इसी मुख्तसर में है। तो आप आँख बंद करो ना तो कायनात इसी मुख्तसर में है भाई। क्या है भाई, हाँ क्या शेर है। अब आप सोचिए ना कि आपने आँख बंद की, आँख बंद करने के बाद जो आप सामने देखते हैं, अब आपकी कमजरफी अगर आप ये कहते हैं कि कुछ नहीं दिखता, मुझे लामहदूद खला दिखती है बिना रोशनी के बस। अब मेरे इख्तियार में है कि मैं वहाँ रोशनी डालूं और तलाशने की कोशिश करूं कि साहब यहाँ पे क्या क्या है। तन्हाई ये अमल करवा सकती है आपसे, वजूद कायनात इसी मुख्तसर। मैं सोचता हूँ मजहर भाई और हमारे भाई साहब की, अब जैसे कि डॉक्टर इसरार है जी, हाँ, इन्होंने कुछ बयान किया है, ये लोग तन्हाई में किस शोर से सोचते थे होंगे कि पब्लिक में जब ये लोग आए हैं तो जो बातचीत की है दिलों को कनेक्ट हुई है। अभी देखिए, अब जाहिर सी बात है, मैं जो भी सोच के रखा था ये पॉडकास्ट में बात करेंगे, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि तन्हाई में तो हम सोचते हैं ये करेंगे। मैं नुक्ता समझ गया आपका जी। कई चीज़ें ऐसी भी होती है ना कि जिसका पर्दा रखना पड़ता है जानबूझ के। अब उसका एक वजह सबसे बड़ी उसकी ये है कि आप नहीं जानते कि जिसको आप जो चीज़ परोस रहे हैं वो कौन सी उम्र का है। जो 5 साल के बच्चे को आप चिकन तंदूरी खिलाएंगे वो उल्टी कर देगा वो। तो मुझे तो इस बात पे पूरा का पूरा एतमाद है कि कई सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, उन्होंने कई चीज़ों से पर्दा हटाया नहीं, बस ये सोच के कि उम्मत इसको कहीं दूसरे पहलू से ले ले और फसाद बर्पा हो जाए बहुत बड़ा। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो कहा ना कि भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। वो पूरी की पूरी गज़ल कही उन्होंने पहले कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, पूरा बयान कर दिया ना। अब आप सोचिए कि अगर किसी को कोई इसको इंटरप्रेट करने बैठ जाए ना, तो इसमें कोई एक ऐसी बात है जिसकी वजह से माजरत तलब कर रहे हैं अल्लामा इकबाल कि यार नहीं कहनी थी, भरे बज़्म में राज की बात कह दी, मेरे और अल्लाह के दरमियान का राज था। वो एक है ना कि पीरे मैखाना सुनकर कहने लगा कि मुंहफट है खार होगा। सुना आपने ये? नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ही लिखा था कि ये आज के दौर में जो खराबियाँ आई हैं तो उसके बारे में लिख रहे थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि मैं जब मेरा इस पे नज़रिया पेश करा तो पीरे मैखाना उस नज़रिए को सुनकर कहने लगा कि मुंहफट है खार होगा। नहीं समझ सकते हो, इन बस इतना कर सकते कि इसको डिग्रेड कर सकते, ज़बान आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर सकते। ज़ाती तजुर्बों का अमल दखल तो ठीक है एक अपनी जगह पे। जैसे मान लीजिए कि ये इसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ शहजान को, और मुझे ये चीज़ पता है कि इसको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, तब भी इसकी शायरी उसी एक मौजू के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है उसी एक मौजू के आसपास। मोहब्बत इश्क, मोहब्बत इश्क, मोहब्बत इश्क, हुई नहीं किसी से। तब आपकी शायरी झूठी है तब? नहीं पता है, नहीं डज इट मेक सेंस? इट एब्सोल्युटली मेक सेंस। मैं बता रहा हूँ, देखो आपने तजुर्बा ही नहीं किया तो लिखा कैसा? लिखा कैसे? नहीं बता रहा हूँ, मैंने 10th तक मैथ पढ़ी है और मैं मान लेता हूँ, उसमें मुझे इतना पढ़ाया गया मान लो सपोज दैट मैंने मान लिया कि हाँ कोई था मेरी जिंदगी में। तो उसी में मैंने एक शेर कहा था, एक तरह ही मुशायरा हुआ था, उसमें एक मिसरा मिला था मेरे ज़ौक़ का कि मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं। उसमें एक शेर हुआ था कि रहना पड़ता है उदासी के नगर में हमको, रहना पड़ता है उदासी के नगर में हमको, तब कहीं जाके ये अशार हुआ करते हैं। तो उस दुनिया में जाना पड़ा है, ख्याली में पुलाव बनाना पड़ता है। पता है, मैं एक बात बताऊँ, मैं जो भी कुछ भी कर रहा हूँ ना अभी, मैं इस पॉडकास्ट पे ये बात बोल रहा हूँ, खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं था, मुझे मोटिवेट जिसने किया वो इसने किया था। मुझे अभी भी याद है, मैं 2019 में यहाँ आया था। पैसे दिए आपने? ये कुछ 2 समोसों पे बिक गया, ये 2 समोसे बस। ये बात बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरा शुरू से शौक था, लेकिन मैं हमारे एक उस्ताद थे शाकिर नदवी सर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने हमारे जब
12th तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा, फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज, उसमें ना वो हमारे उस्ताद थे तो वो बैतबाजी कराया करते थे। तो उन्होंने एक किताब ला के दी थी बच्चों के, सब सारे बच्चों को, कि ये पढ़ो यहाँ से। उसमें क्या था, वो किताब ये थी, बैतबाजी के लिए शेर थे, उसमें अलिफ से शेर थे, बे थे, इस तरीके से पूरा थे। तो उन्होंने ला के दी किताब, तो उन्होंने बोला कि इसको पढ़ो, और बैतबाजी हर हफ्ते वो एक बैतबाजी का मुकाबला कराते थे। तो वहाँ से दिलचस्पी हुई, पढ़ के जाते थे, और किताब के अलावा भी दूसरे जगह से शेर सुनते थे। और वो मेरे साथ ये मामला हुआ कि मुझे शेर बहुत जल्दी याद हो जाते थे। तो मैं जब बैतबाजी में जाता था तो किताब से हटके भी मैं कुछ शेर लेके जाता था। क्या बात है। उससे क्या होता था ना, सामने वाली टीम कमज़ोर हो जाती थी कि ये शेर कहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारे शेर मैं पढ़ के जाता था, तो वहाँ से थोड़ा तुकबंदी स्टार्ट हुई। उस टाइम को कुछ पता नहीं था कि शायरी होती क्या है, उसके कवायद क्या है। तो बस तुकबंदी जहाँ लास्ट में आके 2 वर्ड जोड़ दिए, हर मिसरे में 2 वर्ड जोड़ दिए, तो वो हमारी शायरी हो गई, गज़ल हो गई। तो ये था। तो बच्चों को सुनाते थे, क्लासमेट्स को सुनाते थे, तो वाह भाई क्या लिख दिया है, तो उनके लिए तो एक नया है, अपना भी मोटिवेशन हो रहा है। तो वहीं से तुकबंदी शुरू हुई। लेकिन मैं यहाँ आया 19 में, मेरा एडमिशन हुआ, तो मजहर भाई मेरे क्लासमेट हुए। तो हम उस टाइम पे, अरे यार भाई, सुनो ना, मजहर भाई उस टाइम पे मजहर भाई होते थे, मजहर भाई, शहजान भाई, इस तरीके से बात करते हैं। आप तो गाली के बगैर बात ही नहीं होती जी। तो उस टाइम पे ना मजहर भाई और शहजान भाई इस तरीके से, तो एक हमारे यहाँ कैंटीन थी, तो उस पर बैठे हुए थे। तो ऐसी बात हो रही थी, तो हमको फ्रेशर पार्टी में मुझे लक़ब मिला था कवि का। अच्छा। किसी ने बोल दिया कि इसको शायरी, हम जैसे आए तो वहाँ जैसी मतलब पहली मुलाकात थी उस्ताद के साथ, तो हमने कुछ शेर सुना दिए। तो सबको लगा कि ये इनको शायरी में दिलचस्पी है। तो हमारे सीनियर्स ने किसी से पूछा होगा कि ये क्या दिलचस्पी है, फ्रेशर पार्टी में कोई लक़ब देना होता था उनको, तो किसी ने बता दिया होगा कि ये शायरी वारी करता है, तो उसको हमको कवि मिल गया वहाँ से। तो हम लोग एक बार बैठे हुए थे, तो मजहर ने बोला कि शहजान भाई आप लिखा करिए, कुछ तो लिखा करिए, क्योंकि आप लिख सकते हैं। उस वक्त मुझे अभी भी याद है, वो पूरा वाक़या मुझे याद है, आंखों के सामने है। मैं गया हूँ, रूम पे जाके लेटा हूँ, और उसी रात कुछ ना कुछ तुकबंदी किया हूँ। उस मतलब वो छोटा लिखा था, मैं अभी सुना देता हूँ, मुझे याद आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है वो, बस लिखा था कि सुकून मिला कि हाँ मैंने कुछ लिखा है। वो ये था कि कभी भी रात को बैठूं किसी पन्ने को लेकर मैं, अगर कुछ लिखना भी चाहूँ तो कलम चलता नहीं मुझसे। लगे है जैसे कोई मुझ में कोई नादान बैठा है, जो कुछ लिखना तो चाहता है मगर कुछ लिख नहीं पाता। न जाने कौन सा गम है, किसी को याद करता है या किसी की याद आती है। इस तरीके से कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा। इस तरीके से लिखा था मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छा ही कह दिया, सुनाया इसको। अच्छा तो है। हाँ, तो इसको सुनाया, तो मतलब वहाँ से थोड़ा मामला हुआ, फिर वहाँ से शुरू धीरे धीरे तुकबंदी हुई। तो फिर इसके बाद में मैंने एक गज़ल कहनी की, तो मैंने वो उसमें बताया ना तुकबंदी करता था, तुकबंदी करके मैंने डायरेक्ट फेसबुक पे पोस्ट कर दी कि एक गज़ल, ताज़ा गज़ल, कुछ भी नहीं है, तुकबंदी है उल्टी सीधी। तो वहाँ से उल्टी सीधी, हाँ, तो कुछ भी करके मतलब एक सेटिस्फेक्शन था कि डाल दिया। मतलब आप लोगों को दिखाना भी तो है कि तुमने कुछ किया है। हम भी एक शायर है भाई, फेसबुक पे डाल दिया। अब वहाँ से ना, अब मुझे याद है मैं बाबेल में इंटर कर रहा था, जो हमारी यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, उसमें इंटर कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक कमेंट पड़ा हुआ है उसमें, हाँ, हमारे उस्ताद शायर का। अच्छा, हाँ, तो उनका, तो मेरे उस्ताद उस टाइम उस्ताद नहीं थे, उस टाइम मेरे यहाँ के एक बहुत अच्छे शायर थे, मैं जानता था उनको, वो भी मुझे जानते थे। उन्होंने कमेंट किया कि बेटा शायरी ऐसे नहीं होती, शायरी सीखी जाती है। अच्छा। अब मैं जैसे वो कमेंट पढ़ा, मैंने तो उसको डिलीट किया। हाँ, वो डिलीट किया तो मुझे लगा कि यार कुछ गलती की, तो कोई मसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने एक और गज़ल कही, तो उसमें क्या हुआ, उस टाइम मैं उससे वाकिफ़ नहीं था, उसके कवायद से, बहर से और इससे। लेकिन मैंने वो की, मैंने वो गज़ल लिखी, तो मैंने वो पोस्ट की। तो हमारे एक साथी हैं, वो भी हमारे उस्ताद शायर के शागिर्द हैं, शिराज खान शिराज, वो मेरे मतलब अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे गज़ल भेजो, तो उन्होंने एक मिसरा ठीक कर दिया। बोले उसमें एक मिसरा थोड़ी बेबहर था, तो उसमें वो ठीक करके दिया। तो मैं उसके बाद में मेरी दिसंबर में छुट्टी हुई, तो मैं घर पे गया, तो सर का मैसेज आया कि एक नशिस्त है, आपको चलना है क्या? तो मेरा जवाब देखिए कि सर अगर आप इजाज़त देंगे तो ज़रूर चलूँगा। सर ने बोला मैं ही बोल रहा हूँ। और बोला चलूँगा सर। तो मैं नशिस्त में गया, वो मेरी पहली नशिस्त थी। एक ही गज़ल उस टाइम, एक ही गज़ल कही थी, तो वो गज़ल पढ़ी थी कि गज़ल थी वो, उसे मोहब्बत में सताना आ गया है, पहली गज़ल थी। मोहब्बत में सताना आ गया है, हाँ, उसे आंखें चुराना आ गया है। क्या बात है। मोहब्बत में सताना आ गया है, उसे आंखें चुराना आ गया है। वो मुझसे बात भी करता नहीं है, वो मुझसे
बात भी करता नहीं है, उसे रिश्ते निभाना आ गया है, वाह वाह साहब। उसे रिश्ते निभाना आ गया है, ये बच्चे अब मोहब्बत चाहते हैं, ये बच्चे अब मोहब्बत चाहते हैं, इन्हें भी दिल लगाना आ गया है। तो इस तरह की तुकबंदी की थी उस बहुत टाइम पे, खूब, फिर उसके बहुत बाद खूब। शुरू हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा करके अभी हल कर रहे हैं। भाई साहब मगर ये शायरी सीखी जाती है। Yes. है सीखना पड़ता है, उसकी सीखी कवायद, जाती है। उसके जो बहर हैं, आप अभी तक मैं जैसे- सीख रहा हूँ, अभी अभी मतलब- देखिए, क्योंकि मेरा इसमें हाँ। पर्सपेक्टिव ये है, बताइए कि मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो। जी न्यूटन है, हम्म, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये लोगों ने फिजिक्स सीखी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ये लोगों के अतराफ यूनिवर्सिटीज बनाई गई है, ये लोग कोई यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़े हैं। जैसे कि इकबाल है, इकबाल के अतराफ एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये लोग बानी है, मतलब तो जो सीखने वाली जो बात है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर सीखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी मर जाएगी, उसमें आपको इसमें कैद हो जाएंगे आप। नहीं नहीं, इसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा जैसे ये ग्लास है हम्म। तो वो महज ये बताएंगे कि ये जो ग्लास है इसकी शक्ल क्या होगी, ये गोल होगा या फिर ये हेक्सागोनल होगा, इसकी शेप क्या रहेगी। इसमें पानी आप ही डालेंगे, उस पानी पे उनका कोई इख्तियार नहीं है। हम्म, तो वो शेप जो है, उसकी जो साख्त है, ग्रामर उसका है। हम्म, आपके एहसासात पे किसी का इख्तियार नहीं है, आप चाहे जो कह सकते हैं, मगर उसमें भी पाबंदियाँ इसीलिए हैं ताकि ख्वाह कोई भी कुछ भी ना कह दे। आप एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के जितने भी लिटरेचर्स हैं हम्म। सब के सब फिक्स्ड हैं, कई सेंचुरीज से उनमें कोई भी तरमीम नहीं हुई है, अमेंडमेंट नहीं हुआ है, सिवाय उर्दू अदब के। उर्दू अदब में आप देखिए तो हर दहाई में एक नई सिन्फ ईजाद हो जाती है। कसीदा यहाँ पे है, रुबाई यहाँ पे है, गज़ल यहाँ पे है, नज़्म यहाँ पे है, और अभी आज़ाद नज़्म का तस्वुर इसमें आ गया। और एक ख़याल अब लिख रहे हैं लोग उर्दू में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो क्रिएटिव लिबर्टी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ज़बान में हासिल हो रही है। और दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि आप ज़बान का सबसे आप ग्रामर है क्या आपके पास। अगर पोएट्री कहने की सलाहियत है, नज़्म कहने की सलाहियत है, तो आप मान लीजिए कि आपके वो तलवार है और ये ग्रामर आपको तलवारबाजी का हुनर सिखाता है बस। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अगर आपके पास तलवार है, जंग के मैदान में जा रहे हैं, आप तलवारबाजी आती नहीं, और तो वहाँ तो आप शहीद हो जाएंगे। शहीद क्या हो जाएंगे, मतलब कत्ल कर दिए जाएंगे। आपको बस टूल्स दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं। तराशना आपको। तराशना आपको साहब करना है। हाँ, हाँ, है। हाँ, भाई, 4 दिन तक नहीं सोता हूँ। हाँ, वो तो एक लाइन मुझे इतनी हंसी आती है ना। अच्छा, और एकदम रिलेटेबल लगती है लाइन वो, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं। अरे वो क्या गंदी लाइन है भैया। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ओपन में कुछ भी लेके आ जाते हैं। इन्होंने ना, असल में प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने तुकबंदी, बार बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ ना। तुकबंदी क्या है कि आप आखिरी के 2 अल्फाज जोड़ लीजिए बस। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे एक नया बहाना आ गया है, सुबह उठ के नहाना आ गया है। खाना क्या बनाना है। लोगों को लगता है शेर हो गया। शायरी यार, हमें भी लगता था। लास्ट वर्ड्स जो है राइम हो रहे, Exactly. रिदम में है बस। बस मगर रदीफ बना दिया उसमें उसमें। हाँ, इसमें कई सारी चीज़ें, रदीफ भी है, काफिया है, फिर काफिया, इसमें रदीफ, बहर कलाम सबसे बयान इम्पोर्टेंट है, चीज़ है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बहर। बहर है। क्या है बहर? बहर में मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ एक उसूल है कि आपको इसी मीटर है, क्या? एक मीटर में आपको कहना है। मान लीजिए कि वो अलग अलग साइज की माला है। हाँ, उसी में वो- आपको अल्फाज जपने हाँ, हैं। जैसे सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, इश्क अभी इश्क के और भी इम्तिहान और भी हैं। ये जो रिदम पैदा हो रही है ना, ये लय बहर देती है, और वो अलग अलग किस्म की बहर होती है। मैं अभी जैसे भी- एक तो ये मीटर हो गया कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जॉन एलियट छोटी छोटी बहर में लिखा करते थे, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये बहर का कमाल है। ये बहुत सारी बहरें हैं जो मैं अभी भी उनसे इतना वो नहीं हुआ, वाकिफ नहीं है? नहीं, मतलब मैं सीख रहा हूँ, जी। धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन अभी भी उनसे इतना वो नहीं हो तो पाया। क्या आप लोगों को लगता है कि ये शायर जैसे जॉन एलिया है, अल्लामा इकबाल है, इन्होंने शायरी सीख के लिखी है या करते 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 खुद ही उनकी रिफाइन हो गई है? नहीं, इन लोगों ये लोग पढ़ते बहुत थे।
बहुत पढ़ते थे इन्होंने। लिखने के लिए ये पढ़ना तो पड़ेगा आपको। हाँ, लिखने के लिए बहुत पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। और आपको पढ़ना इस मकसद से है कि आप ख्याल बटोरें, है ना। अल्लामा इकबाल, उनके पास जो तारीख़ का मवाद है उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा गहरा है डास कैपिटल को तो है ना। याद कर ली बात में। बिल्कुल। आप सोचिए कि उस ज़माने में 90s 20s के दौर में जब आलमी जंग का माहौल था और कई जगह पर वेस्टर्न फिलोसफर्स नए नए निकल करके आ रहे थे, वैसे दौर में फ़िलासफ़ी को इंटरप्रेट किया इकबाल ने और हम लोगों ने महज उनको पोएट्री तक सीमित रखा है। भाई साहब एक बार सोच के देखिए, नीशा जैसे फिलोसोफर्स और एक तो मुझे ना ये क्लियर कर देना बाद में, नीचे होता है या नीशा होता है? नीचे नीचे होता है, खैर, बहुत whatever, मुश्किल है किसी वो को प्रोनाउंस करना ठीक। उसका। और जैसे कि फ्रॉइड है उसका नाम कुछ है, द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टफ। भाई मेरे को समझ में आता नहीं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो टाइम पे सदाद ये दे रहे थे कि ये लोगों को पढ़ो, इनकी परस्तिश मत करो, पढ़ो इन लोगों को। इवन जब डार्विन ने थियरी ऑफ एवोल्यूशन दी, फतवे निकल गए कई लोगों के, मगर इर्तिका पे आप देखिए तो जो समा बांधा है अल्लामा इकबाल ने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कई सारी चीज़ें इसको इन्होंने एक तो फितरी तकाजा करार दिया इंसान का अल्लामा इकबाल ने, कि आप इसको कि जो चीज़ें कह रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी इंसान को, इंसान ने वो अडेप्ट किया। जैसे हो सकता है कि कहीं पे किसी सहरा में लोगों को पानी की किल्लत महसूस करते करते इंसान के जिस्म को यह आदत पड़ गई कि वो कम पानी में भी गुजारा कर लेता है। ये क्या है? ये एवोल्यूशन है, ये इर्तिका है। अब अल्लामा इकबाल ने इसको इस इर्तिका को ना ज़हनी तौर पे आप कह सकते हैं कि इसका फ़लसफ़ा उन्होंने जोड़ा मंतिक से। एक साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन भी तो होता है, मतलब कुल मिलाकर के वो कॉन्सेप्ट था। मगर फिर आप बात ये देखिए कि उस टाइम पे कम्युनिज़म जैसी चीज़ें भी निकली और कई सारे पेचीदे चीज़ें ऐसी थी कि इवन मैं बयान नहीं कर सकूंगा कि आज अगर वो चीज़ें कोई अगर मुसलमान पढ़ रहा होगा ना तो उस पर फतवे लगा दिए जाएंगे। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का कत्ल है मेरी नज़र में तो। बिल्कुल। और अल्लामा इकबाल को एक तो यार इंडिया में इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हम लोग अल्लामा इकबाल को। अगर मुझे इंटरप्रिटेशन देखना है अल्लामा इकबाल का तो मुझे इदरीस आज़ाद को सुनना पड़ रहा है, मुझे खुर्रम इलाही को सुनना पड़ रहा है, मुझे अहमद जावेद को सुनना पड़ रहा है। ये सारे हजरत पाकिस्तान के हैं और हिंदुस्तान में महज इकबाल को याद रखा गया है, वो भी डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वजह से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक सेशन आप रखिएगा इकबालियात पे प्लीज़, और उसमें आपको मैं नंबर देता हूँ, हमारे बहुत अजीज़ उस्ताद हैं, आप उनको बुलाना जरूर, प्रोफेसर सैयद हुसैन अब्बास रिजवी। जरूर जरूर, साथ बैठेंगे, सब साथ बैठेंगे। नहीं, हम लोग नहीं बैठ पाएंगे ना उनके साथ, ये प्रॉब्लम ये है। मारते क्या? अरे नहीं, मारते नहीं है, मगर उनका म्यार बहुत अलग है। एक तो वो हमसे अजीज़ इतना है ना कि कभी उन्होंने महसूस होने नहीं दिया कि यार तुम्हें पटना से तालिब इल्म हो, वहाँ जाके हाथ बांध के बैठे रहो। हम एकदम चिल आदमी है वो। चलो फिर जनरेशनल गैप रखते नहीं है। और दूसरी बात ये ना कि उनसे आप दुनिया में कोई भी मौजू हो आप बात कर लीजिए, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, चाहे जो मौजू हो। जीनियस आदमी है, फिर जीनियस आदमी है और मज़ा बहुत है। अरे चलो फिर, जबरदस्त है, पॉडकास्ट हिट है अभी। डन डन डन। तो आपने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन जो लिखी है शायरी वो क्या है? आपके लिए मैं एक गज़ल पढ़ना चाहता हूँ कि मतलब है कि गज़ल का कोई बहाना बहुत ज़रूरी है। गज़ल का कोई बहाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा ख्वाब में आना बहुत ज़रूरी है। गज़ल का कोई बहाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा ख्वाब में आना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ये दुनिया हमें बेवफा नहीं समझे, कहीं ये दुनिया हमें बेवफा नहीं समझे। तुम्हारा हिज्र मनाना बहुत ज़रूरी है। और ज़ुबान वाले मुझे बोलने नहीं देते। ये शेर सुनिए आप। ज़ुबान वाले मुझे बोलने नहीं देते। अच्छा, ये मैं बता भी रहा हूँ, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये शेर आज के हिंदुस्तानी मुसलमानों को गांठ बांध लेना चाहिए दिमाग में। और वापस सुनाओ साहब, ये शेर सुनाओ। ये ज़ुबान वाले मुझे बोलने नहीं देते, सो अब के शोर मचाना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान वाले मुझे बोलने नहीं देते, सो अब के शोर मचाना बहुत ज़रूरी है। और जो बात तुमको मैं अक्सर बताने लगता हूँ,
एक तो ये मैं इसके साथ बैठ नहीं सकता, इतनी देर बैठा हूँ, बहुत मुश्किल से बैठा भाई हूँ। कभी डाइस पे इनके साथ नहीं चढ़ना। मैं अभी भी हम 3 दिन से हम यही डिस्कशन पूरों की टिकटा खराब कर देते हम 3 लोग। दिन से यही डिस्कशन हो रहा था कि हम दोनों साथ में बैठ के करेंगे क्या वहाँ। जी बड़ा हाँ, ये तो कम हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा होता है। शोर मचाना बहुत हाँ, जरूरी है। और जुबान वाले मुझे बोलने नहीं देते, सबके शोर मचाना बहुत ज़रूरी है। और जो बात तुमको मैं अक्सर बताने लगता हूँ, वाह। जो बात तुमको मैं अक्सर बताने लगता हूँ, वो बात तुमसे छुपाना बहुत जरूरी है। जो बात तुमको मैं अक्सर बताने लगता हूँ, बहुत वो बात तुमसे छुपाना बहुत उम्दा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक अभी हम लोग फिलोसफी डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक तो बीच में वेस्टर्न फिलोसफी ने मेरा दिमाग ख़राब किया बहुत। ये बर्ट्रैंड रसल, फ्रेडरिक नीत्शे और ये वो ऊपर से वो आदमी फ्रांस काफ्का, तो भाई साहब ये लोग तो एक तो जो इन लोगों के अलग अलग एहसासात हैं वो एक अजीब सी कैफियत में छोड़ देते हैं आदमी को। और मैंने जैसे बताया ना तनाई, तो आप मैंने उस पर कुछ लिखा था, ये मैंने सुनाया नहीं है कहीं पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उस टाइम पे जो मैं महसूस कर रहा था मैंने लिख दिया वो। मुझे बाद में खुद ये लगा कि यार ऐसी ही कुछ कैफियत थी, जैसे बताया ना 80% 20% वाला मामला है। तो तकरीबन मैंने उसको पिरोने की कोशिश की है। जिस्मों के ऊपर चमड़ा है, चमड़े के नीचे कुछ भी हो, इंसान तलाशा जाए क्यों, आगाज़ के पीछे कुछ भी हो। इस रात के आखिरी हिस्से में मैं तन्हा पड़ा हूँ बिस्तर पर, आंखें गर्दिश करते करते अटकी जाके सिलवट पर मैंने देखा कि नारंगी जहाँ है छोटा सा, सियाह पड़ा है कमरा अब नारंगी जहाँ पर रोशन है। ऊपर की जानिब तकता हूँ, खुद को बेल से लटका पाता हूँ, बेल लहू में डूबी है, मैं नीचे गिरता जाता हूँ। लामहदूद खला है नीचे भी, ऊपर का निशान भी गायब है, मैं किसके हाथों लटका हूँ, गिरना तो शायद वाजिब है। एक रोशन हाला अलबत्ता ऊपर को नज़र तो आता है, पर जीना टूटा फूटा है और बेल का चमड़ा गीला है। सुकरात के जुमले आते हैं, हाथ अपना बढ़ाते जाते हैं, मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ बेदस्त मगर मैं लटका हूँ, पर बेल को थामे पैर मेरे गिरने की फ़िक्र में उलझे हैं। फिर रफ्ता रफ्ता पैर मेरे चेहरे से उलझते जाते हैं, सांस चुराने की खातिर वो नाक दबाए बैठे हैं, सांस चुराने की खातिर वो नाक दबाए बैठे हैं। मैं चीख उठा फिर ज़ोरों से, पैरों से कहा कि देखो तो मैं सांसें तुमको दे दूं गर तुम कैसे बचोगे सोचो तो। सुराख हुआ अंगूठे में, पैर मेरा फिर कहने लगा अब अपना अपना देखो भी, तुम मुझसे रिहा मैं तुमसे रिहा, ये सांस का डर अब बंद भी करो, तुम मेरे करम से जिंदा हो। बेल को थामा किसने है, मुंह में ज़बान जो रखते हो तो खुद को अफजल कहते हो। पैर मेरा फिर बागी हुआ, नाखून गड़ाए गर्दन में, ज़बान चलाई मैंने भी और दांत गड़ाए पैरों में। हम दोनों एक गोलाई में अब बेल से चिमटे लड़ते रहे, फिर ऐसा हुआ मैं हार गया, ज़बान कटी मैं गिरता रहा। अब पैर अकेले बेल से लटके सर को गिरते तकते रहे, वो रोशन हाला ऊपर का नज़रों से ओझल होता रहा। सदियां बीती गिरने में, सर मेरा गिरा तो आंखें खुली, उस सिलवट की छोटी दुनिया से वहशत की कहानी मुझको मिली। कमरा वापस रोशन हुआ, मैं तन्हा पड़ा था बिस्तर पर, पैरों पे मुझको घिन आई और गुस्सा आया सिलवट पर। सौती हंगामा गूंजा, एक छत से टपकता पानी था, अक्स जो देखा अपना ही, सिलवट का मिसले सानी था, पेशानी पर झुर्री थी, झुर्री में जहाँ था छोटा सा, कमरे में अंधेरा फिर दौड़ा, मैं कांप उठा था वहशत से, गुबार गिरा था मंतिक पर, सारा का सारा झाड़ दिया, सिगरेट वापस सुलगाई, सुकरात का मौजू फाड़ दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक अपनी दुनिया में लेके चले गए साहब आपने को थोड़ी देर के वास्ते। ये है साहब, ये तन्हाई का कमाल है, ये सारा कुछ। कहाँ थे कहाँ रहते थे आप? मैं पहले रहता था बसवा कल्याण में, हम्म वहाँ पे जहाँ पे घर था मेरा, पूरा आसपास पूरे खेत खलियान थे। अब तो रियल स्टेट बिल्डर्स ने वहाँ पे ज़मीनें ले ली, प्लेआउट्स डल गए, खेत सारे तबाह हो गया। फिर हम लोग भी वहाँ से मुंतकिल होकर गुलबर्गा पहुँच गए। तो फिर गुलबर्गा ठीक है, अच्छा शहर है, मगर वो जो सुकून था वहाँ पे, शाम के वक्त में ठंडी हवा बहती थी और सामने इतना बड़ा मैदान था, लोग खेलने आते थे वहाँ पे, लोगों की चहचहाट रहती थी, गाड़ियों की आवाज़, गाड़ियों का शोर शराबा नहीं था बिल्कुल भी। शाम के वक्त में अगर टहलने निकल जाओ बाहर, तो वो नर्म धूप और ताज़ा हवा काफ़ी मुतासिर करती थी वो चीज़ें, और सेहत में एक अलग आप कह सकते हैं कि खुशनुमा हो जाती थी उस माहौल से। मगर अब क्या है,
जाते हैं, अगर कभी बाहर टहलने निकलना भी होता है, गुलबर्गा में जहाँ पे घर है मेरा, तो बाहर सड़क पे टहलने निकलेंगे, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा होगा, कहीं पे कोई किसी को गाली दे रहा होगा, कहीं पे लोग लड़ रहे होंगे, या फिर कहीं पे किसी ठेले पे कोई फल फरोश आवाज़ें लगा रहा होगा, आओ आओ सेब खरीद लो, जो भी चीज़ें हैं। मज़हर भाई, अपने सर के ऊपर आसमानों में सितारे हैं जो कि अभी हम अपने से पोशीदा इसीलिए है क्योंकि रोशनी है, पोल्यूशन है वगैरह, लाइट पोल्यूशन की वजह से हमको दिखते नहीं है वो, लेकिन एक पूरी दुनिया है ऊपर। बिल्कुल। कहीं गाँव में, कहीं जहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम है, वहाँ अगर जाके देखें तो यकीन नहीं होगा कि हमेशा ये हमारे सर के ऊपर मंडला रही है एक। बिल्कुल। और अजीब चीज़ ये है, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हज़ारों साल पहले मर चुकी है, सिर्फ एक रोशनी पहुंच रही है बस उसकी, सिर्फ एक मेमोरी देख रहे हैं हम, यादें देख रहे हैं। बहुत खतरनाक ये तस्वुर है कॉस्मोस का भाई साहब, बहुत। इनकी जो रफ्तार है लाइट ईयर्स में मापी जाती है, हर सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से हम दौड़ रहे हैं एक सितारे की तरफ, ये सारी चीज़ों को लेके। और साइंटिस्ट ये बताते हैं मज़हर भाई कि हमारी यूनिवर्स इतनी बैलेंस्ड है कि एक बॉल पॉइंट पेन को अगर आप अपनी नोक पे खड़ाएंगे तो बिलियन ईयर्स, 1 अरब साल तक ये पेन ठहरा रहेगा। उससे ज़्यादा बैलेंस ये यूनिवर्स में है। अगर ग्रेविटी इतनी बढ़ के होती या इतनी कम होती, ना आप होते ना मैं होता। और सबसे अजीब चीज़ ये कि हमारी बनवट किसी सितारे के अंदर हुई थी कभी। आप किसी सितारे में थे, मैं किसी सितारे में एक धूल थे। वो मिर्ज़ा गालिब का शेर था ना। कौन सा? मिर्ज़ा गालिब का रुआब भाई यार। वो अहमद जावेद साहब ने कहा ना मिर्ज़ा गालिब के बारे में कि गालिब को जिस सदी में भी, जिस ज़माने में भी पढ़ा जाएगा, गालिब शायर रहेगा मुस्तकबिल। क्या बात है। आप देखिए, वो आदमी अपनी शायरी में टाइम ट्रैवल कर चुका है। मिसाल दें इसकी। मैं मिसाल देता हूँ इसकी। कॉस्मोस में अभी जितने भी कॉस्मोलॉजिस्ट जितनी तहकीक कर रहे हैं या जितनी करने वाले हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट की तमाम तरह हकीकतें आप लगा करके एक तरफ रख दीजिए और दूसरी तरफ दूसरे पल्ले में आप रख दीजिए गालिब का ये शेर कि ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अब आप सोचिए कि पूरा का पूरा मामला ही यही है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब कुछ भी नहीं था तो तब सिर्फ एक ही ज़ात का वजूद था, तो फिर हम लोगों का वजूद फिर कहाँ से मिलता है, कहाँ से जुड़ता है? जुड़ता उसी वजूद से सीधे। और अगर मेरा ये वजूद ना होता तो मैं शायद उसका एक छोटा सा हिस्सा होता किसी कोने में। आप सोचिए कि क्या कह गया गालिब यार ये। तो वो किसका शेर था वो? क़यामत छुपी हुई है उसमें। हम वली समझते जो गरना बादा ख्वार होता। ये अरे पता नहीं कुछ शेर था वो किसी शायर ने बोला भी कि ये गालिब की शायरी में जो तसव्वुफ वगैरह सब चीज़ें हैं ना, तो हम लोग तो गालिब को वली समझते अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेते उस पर। अच्छा ये अभी एप्स्टीन फाइल का जिक्र हुआ ना, गालिब भी है क्या उसमें? ना गालिब आए। अरे गालिब क्या कर रहे हैं? गालिब एप्स्टीन फाइल में गालिब आए और बिकॉज ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने क्या कर रहे थे? स्टीफन हॉकिंग का नाम आया ना अभी, तो व्हील चेयर पे हर तरफ तस्वीर वायरल हो रही थी, तो लोगों के जहन में ये सवाल था कि यार स्टीफन हॉकिंग उसके एप्स्टीन आइलैंड पे जाके कर क्या रहे थे, है ना? पूरा जिस्म तो पैरालाइज्ड है और महज आंखों में हरकत बाकी है। तो गालिब का एक शेर चिपका दिया लोगों ने वहां पे कि गो हाथों में दम नहीं आंखों में जुम्बिश है ना? रहने दे मेरे सामने नहीं, गो हाथों में दम नहीं आंखों में जुम्बिश है, रहने दे सागरों मीना मेरे आगे। रहने दे अभी सागरों मीना मेरे आगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पूरा बदन पैरालाइज्ड है। ये अच्छा ये कहा भी था गालिब ने अपने आखिरी समय के वक्त, मैं जब पूरा मेरे जिस्म में कोई भी हरकत नहीं रहेगी ना, बस मेरी आंखें खुली रहेंगी और मैं मरने वाली हालत में रहूंगा, तब भी शराब सामने ला के रख देना, मैं देख के लुत्फ उठा लूंगा। वही मामला, ये वही शेर स्टीफन हॉकिंग के साथ। आंखों से जितना हो सके। नहीं, मगर मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा स्टीफन हॉकिंग से क्या मतलब लोगों ने उनकी तरफ वो किया। गालिब साहब का शेर मंसूख किया। अच्छा, मैं मुस्तकबिल का शायर बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि एप्स्टाइन आइलैंड पहुंच गया गालिब। यार मुझे गालिब के चाहने वाले मारेंगे। मुझे तर्जुमा का एक शेर याद आ रहा है। अब आप इनका देखिए, अली ज़रियोन, उस आदमी को कई लोग जॉन एलिया से मुंसलिक कर देते हैं। जॉन बहुत बड़ा शायर है और वो क्या कह रहे हैं, किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो।
ये उनकी बैठिए, शायरी है। हाँ तो ये जॉन बात एलिया भी से कीजिए, बैठ देख भी हाँ, लीजिए, देख भी लीजिए, बात भी कीजिए, बात भी कीजिए, देख भी लीजिए। ये शेर है। कोई भी शायर बन जा रहा भाई। एग्जैक्टली इसीलिए मैं बता रहा था ना कि अच्छा इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इनको तलवारबाजी आती है मगर इनकी तलवार बहुत खराब है, जंग लगी हुई है। मुंडे ग्रामर वाली जो बात हो रही थी ना हाँ। हम लोगों की, वो इन शायरों के साथ क्या मामला है। जीन्स का क्या है वो? जिसने जीन्स करी ममनू। पहनो अच्छी ये मेरे को लगती समझ में नहीं आ रहा मशहूर किसने किया ये शेर को। लोगों को पसंद आया। फेमिनिस्ट अप्रोच जितनों के पास था उन्होंने तुरंत कैच कर लिया, ओ ये अरे, किस किस्म का शेर है भाई ये? अच्छा साहब ये एक मुझे बड़ी बदनसीबी लगती है, सुलेमान खतीब इतने बड़े शायर गुजरे हमारे पास है। दक्कन का असासा मैं उनको कहता हूँ बहुत बड़ा। वो मज़ाहिया असलूब और वो कहे में आंसू परोसने का अंदाज, हाय हाय हाय। उनका एक इतनी मुझे बहुत अजीज है उनकी वो नज्म, वो जो छोरा छोरी नज्म है उनकी, हमारे छोरा को छोरी होना छोरी का तो- होना है। हाँ। उसको ना हैदराबाद में महज लोगों ने एक मनोरंजन का मजाक किया, हाँ। लेकिन उसके पीछे जो मैसेज था उसको पकड़ा नहीं। एग्जैक्टली नहीं पकड़ा। लास्ट में उन्होंने जो बात है ना कि ये जो दो औरतों के बीच की बात हो रही है, फिर बाप धीरे से पर्दे से ऐसे चेहरा हटा के बोलता है, उसमें जवाब देता है वो लास्ट में कहता है कि दिल करता है अपनी बच्ची को लाल जोड़े में क्यों ना दफना दें। यार दहेज पे पूरी की पूरी नज्म है वो, मगर आप देखिए कि हम लोगों ने उससे मुत्तहिद कहा। पहले ज़माने जो उन्होंने कहा था ना, मुनव्वर राना साहब ने शायद ये बात कही थी कि पहले कहीं पे अगर मुशायरे होते थे तो लोग अपने बच्चों को घरों से भिजा देते थे कि अरे आज हमारे बच्चों की तालीम होगी। पहले मुशायरों की हालत ये थी और शायरों की हालत भी वो थी। आज बदनसीबी ये है कि किसने जीन्स करी ममनू। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रुके 2 मिनट। हाँ। वापस बोलिए अभी जो अभी आपने बोला। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाँ। क्यों शुक्रिया की हामिल आप हैं। अच्छा नहीं, इसीलिए मैं आपको दिखा अरे, रहा था ना कि आप अच्छा, अपने आप को अच्छा, शुक्रिया कहिए आप। नहीं, थोड़ा ट्यूबलाइट हो मेरे को समझने थोड़ा फिर मुश्किल हुई देखिए मेरे को। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे इनविटेशन पे जज़ाकल्लाह। इतना आए और बहुत बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला आप दोनों से। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, ट्रूली ऑनर्ड, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। हम लोग तो चाहेंगे कि कभी आप चाय पे मिलिए बाहर तो हम लोग इससे अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते हैं। जरूर 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 जरूर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।